देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, जैसा कि टॉपिक मेंशन है कार्य ऊर्जा शक्ति। तो ये वाला जो चैप्टर है बेटा, क्लास 11th एंड क्लास 9th दोनों में टॉपिक है। बस फर्क इतना है कि क्लास 9th में जो टॉपिक है वो थोड़ा सा उसका लेवल कम है, और क्लास 11th में वही टॉपिक है लेकिन उसका लेवल बढ़ा दिया गया। तो मैं माय डियर स्टूडेंट क्लास 9th से स्टार्ट करते हुए क्लास 11th तक पहुंचना चाहता हूं। तो ये टॉपिक दोनों प्रकार की क्लासेस के लिए फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा। अगर दोनों क्लास के बच्चे देख लें तो इसमें कोई किसी प्रकार की गुरेज नहीं। तो देखिएगा, वक्त को जाया ना करते हुए मैं सोच रहा हूं कि क्लास में वर्क को समझाया जाए, वर्क के कॉन्सेप्ट में बच्चे क्या समस्या बच्चों को समस्या क्या क्रिएट होती है, इसके ऊपर चर्चा की जाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम वर्क के बारे में बताएंगे, और सबसे खास इंटरेस्टिंग बात होगी कि हम दोनों भाषाओं में बातचीत करेंगे, दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल बातचीत करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चों को भी, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ में आएगा और हिंदी मीडियम के भी बच्चों को समझ में आएगी। तो इसलिए डोंट टेक टेंशन। तो कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में हमारी चर्चा आज की क्लास में, स्पेशली जो हमारा डिस्कशन है लास्ट 15 मिनट, लास्ट 20 मिनट कार्य ऊर्जा शक्ति पर है। चलिए समझ लेते हैं कि कार्य क्या है। पहले देखिएगा बेसिकली वर्क क्या है। मैं बताना चाहता हूं सारे स्टूडेंट को कि वर्क का फार्मूला जो होता है वो फार्मूला W, ये पहला लेटर लिया गया W बराबर क्या होता है F/S। यानी अगर सामान्य तौर पे किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ वर्क, यानी कार्य का सूत्र क्या होगा, तो सभी के जवाब होते हैं कि बल गुणे विस्थापन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं? क्या कहते हैं? बल गुणे विस्थापन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जबकि ये बात कक्षा 6-7-8 में जो बच्चा पढ़ रहा हो, तो वो अगर ये जवाब दे दे कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बात कुछ हजम हो जाएगी। लेकिन कक्षा 9 वाला बच्चा अगर ये जवाब दे तो बात कुछ डाइजेस्ट नहीं होती है। तो मेरा ये मकसद है कि कक्षा 9 वाले बच्चे का जवाब क्या होना चाहिए, आज हम उसकी परिभाषा की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्लास 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट का क्या जवाब होना चाहिए उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लेवल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, 9th क्लास का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्लास 11th का, क्लास 6 के बच्चे का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। क्लियर हुई बात की नहीं? तो बेसिकली ये जो फार्मूला है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, नो डाउट ये फार्मूला सही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा प्रिय विद्यार्थियों कि ये स्पेशल केस है। क्या है? स्पेशल केस है। स्पेशल का केस का मतलब ये कुछ ही जगह पर ये फार्मूला वैलिड है और हर जगह ये फार्मूला लागू नहीं होता है। अभी मैं चर्चा करूंगा कि ये फार्मूला कहां पे लागू होगा, कहां पे फेल है। क्लियर हुई बात की नहीं? फिलहाल कक्षा, अगर हम कार्य की परिभाषा पूछें तो बच्चे ने कहा, कक्षा 8 के बच्चे ने कहा, देखिएगा यहां पे समझिएगा, मान लो सपोज ये हमारे पास
ये स्टूडेंट क्लास 6 का है, और फिर ये स्टूडेंट हमारा क्या है, क्लास 8th का है, और ये स्टूडेंट हमारा 9th का है, और ये स्टूडेंट हमारा क्या है, 11th क्लास का है। जब मैं इस बच्चे से पूछूंगा सवाल तो इसका जवाब होगा बेटा कि कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ये कहेगा इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुई बात की नहीं? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा कि ये डिफिनेशन करेक्ट है लेकिन स्पेशल केस में है, लेकिन यही डिफिनेशन क्लास 9th वाले बच्चे से पूछा जाए तो डिफिनेशन मुझे लगता है उसके स्टेटस के लिहाज से, उसके स्टैंडर्ड्स के लिहाज से ये डिफिनेशन काफी नहीं होगी। अगर उससे पूछी जाए डिफिनेशन तो उसे बोलना चाहिए बल तथा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, हम कार्य कहते हैं। राइट? क्या मैं बोला कि बल तथा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कार्य कहते हैं। बेटा समझ में आया? बल तथा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। राइट? जरा देखिएगा, इस बात को समझ लेते हैं। क्या मैं यहां पे परिभाषा लिख रहा हूं, बल तथा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन को कार्य कहते हैं। तो ये जब कक्षा 9 का बच्चा बोलेगा तो ये डिफिनेशन करेक्ट मानी जाएगी। बल तथा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहेंगे, के गुणनफल को, ये रह गया है, विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा। क्या मैंने बोला? बल तथा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं? तो ये तो भाई कक्षा 9 के लिहाज से ये बात समझ में आ गई। जरा देखो, इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो तुम्हारा ये रोड है, यहां पर एक लकड़ी का ब्लॉक रखा है, ये रखा है एम द्रव्यमान का। अब कोई बालक आता है और इसके ऊपर बल आरोपित करता है। मान लो एक बल आरोपित करेगा, ऐसे करता है, मान लो F बराबर 10 न्यूटन लगाता है यहां पर। तो बताओ, ये बल F1 है और एक बल यहां लगाया जाता है, F2 लगाया जाता है, ये लगाया जाता है 5 न्यूटन लगाया जाता है। तो अब तुम खुद बताओ, खुद सोच के बताओ। मैं एक एग्जाम्पल यहां पर दूं कि मान लो कि कोई भी बालक
यहां धक्का मारता है, ब्लॉक के ऊपर धक्का मारता है, तो बताओ ब्लॉक क्या चलेगा? क्या विस्थापन तय होगा? जवाब मिलेगा नहीं तय होगा। तो इसका मतलब कार्य नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो माय डियर यहां पे बात समझने वाली है, F1 ब्लॉक के द्वारा कार्य नहीं होगा। अगर कार्य होगा तो याद रखिएगा F2 के द्वारा होगा, क्योंकि F2 जब बल लगेगा 5 न्यूटन इस दिशा में, तो यह ब्लॉक खिसक करके मान लो यह ब्लॉक खिसक के यहां आ जाता है। क्लियर हुई बात की नहीं? कहां खिसक के आ जाता है? यहां आ जाता है। यह बात आप अच्छे से समझिएगा। यह खिसक के यहां आ जाता है, यह आ जाता है। यह बात आप अच्छे से समझिएगा। यह ब्लॉक खिसक के यहां आ जाता है, तो इसका मतलब कितना विस्थापन तय होगा? इतना ये विस्थापन तय कर लिया ब्लॉक। समझ में आया? अच्छा, ये विस्थापन जब इधर खिसक गया तो विस्थापन की दिशा क्या होगी? यही होगी माय डियर, ये विस्थापन की दिशा होगी। ये बात आप अच्छे से समझिएगा। विस्थापन की दिशा हमारी क्या होगी? यही होगी, और यही बल की दिशा है। तो माय डियर ये बताओ, F2 की दिशा और विस्थापन की दिशा क्या एक ही दिशा है या नहीं है? और अगर है तो इसी के द्वारा कृत कार्य होगा, और अगर उसी दिशा में नहीं है तो कृत कार्य नहीं होगा। तो इसलिए सही डिफिनेशन बनना तो ये भी अच्छा देखिएगा, कक्षा 6 वाले बच्चे से मैं तो यहां इससे भी निकल सकता था कि भैया 10 न्यूटन और जितना विस्थापन तय किया गया इसके गुणा को मान लो विस्थापन कितना है 5 मीटर अगर तय होता तो 10 गुणे 5 कितना आएगा 50। मतलब ये चित्र दिया जाता है और कक्षा 6 वाला बच्चा आंसर कैलकुलेट करता है 50 जूल कैलकुलेट करता है, और कक्षा 9 वाला बच्चा कैलकुलेट करता है बताओ 5 गुणे 5 कितना हुआ 25। तो सही जवाब क्या हो गया माय डियर? कक्षा 6 वाले बच्चे की बात क्या हो जाएगी? गलत, और कक्षा 9 वाले बच्चे की बात क्या हो जाएगी? सही। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की? क्लियर हुई बात की नहीं? अगर मान लो इस कक्षा 6 वाले बच्चे की बात सही होती, अगर कक्षा 6 वाले बच्चे को ये डायग्राम दिया जाता और ये बल ना दिया जाता F1 बराबर 10 न्यूटन, तो कक्षा 6 वाला बच्चा 100% ये जवाब देता 25 यानी 25 जूल सही आंसर होता। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करने पर डायग्राम में माय डियर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करने पर सिचुएशन चेंज हो गई। बच्चा कंफ्यूज करेगा कि बताओ मैं कार्य के सूत्र में यानी बल के सूत्र, कार्य के सूत्र में यानी वर्क के फार्मूले में F इंटू एस, मैं F कौन सा लूं, ये वाला लूं कि ये वाला लूं? क्या ये बात आपको समझ में आ रही? किसके द्वारा कृत कार्य होगा? बात समझ में आ रही? कक्षा 9 वाला बच्चा दिमाग लगाएगा, अरे सर ने डिफिनेशन ये बताई थी कि बल तथा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो ये तो विस्थापन की दिशा में बल लग ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इसके द्वारा कृत कार्य नहीं होगा, और केवल इसके द्वारा कृत कार्य होगा। इसका मतलब सही जवाब क्या होगा? ये होगा 25 जूल, ना कि सही जवाब क्या होगा 50 जूल। बताओ क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? किसी को दिक्कत, कोई डाउट? तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कक्षा 6 का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, कक्षा 9 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि कक्षा 11 का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा इंग्लिश में बेटा क्या डिफिनीशन लिखेंगे, मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ, it is a product of, it is a product of force, and it is a product of
force, it is a product of that force and displacement in the direction of applied force. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या मैं बोल रहा हूं? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। आप देखिए बिल्कुल सटीक बैठ रही होगी डिफिनीशन कि हम ये वाला आंसर सही करें कि ये वाला आंसर सही करें, कौन सा मैं वर्क सही माने। क्लियर हुई बात की नहीं? चलिए कक्षा 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वर्क का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूं, तो इसको रफ कर दिया जाए। आप लोग क्या करिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब भी हमारी ये कक्षा 11 की क्लास आप ज्वाइन करें क्लास 11 की, तो कॉपी पेन डेली आपको क्लास मिलेगी और इसका टाइम होगा 6:30 to 7 o'clock पर डेली आपको क्लास मिलेगी। इसलिए प्लीज डेली 20 मिनट में आपको हम पूरी फिजिक्स सिखाने की कोशिश करेंगे, क्लास 9th और क्लास 11th की कंप्लीट बेसिस पर, और आप जुड़े रहिए अध्ययन गुरु के साथ। फिलहाल हम अब क्लास 11 के वर्क के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं। थोड़ा सा आप हमें 1 मिनट का विराम दीजिएगा, उसके बाद हम पुनः वंस अगेन वी वुड लाइक टू कंटिन्यू द क्लास राइट। चलिए देखिएगा, हमने कोशिश की कि कक्षा 11 में वर्क को किस प्रकार हम परिभाषित करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जरा देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मान लो अब बच्चा बड़ा हो गया है और ये मान लो सपोज ये हमारा क्या है, रोड है, ये रोड है, सड़क है, और उसके ऊपर एक लकड़ी का ब्लॉक रखा गया है। मान लो लकड़ी का ब्लॉक का द्रव्यमान क्या है, m है। क्लियर हुई बात की नहीं? लकड़ी का द्रव्यमान हमने मान लिया m है। अब मान लो सपोज इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है। क्लियर हुई बात की नहीं? ये फोर्स अब की बार ऐसे लगा दिया। अब समस्या कक्षा और ज्यादा बढ़ गई। समस्या बढ़ गई है कि भैया जब ऐसे लगता है ऐसे तो कोई कार्य नहीं होता, जब ऐसे लगता है तो कार्य होता है, लेकिन अब की बार ना तो ऐसे लगा है और ना ऐसे लगा है। तो अब इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए आप देखिएगा कक्षा 11 वाला बच्चा क्या करेगा। यहां पर एक चीज और दी होगी, यहां पर कोण दिया होगा। कोण मान लो ये थीटा दिया है। क्लियर हुई बात की नहीं? क्या दिया है, थीटा दिया। ये हम मान लेंगे ये कोण यानी रोड से थीटा कोण बना रहा है। क्लियर हुई बात की नहीं? कितना बना रहा है, कैसे हम सोचेंगे, रोड से ये जब थीटा कोण है तो ये लाइन देखिएगा सीधा, यानी जब ये थीटा कोण तो ये भी पता चला थीटा होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? ज्यामिट्री से, गणित की ज्यामिति से हम देखेंगे कि जब यह थीटा कोण तो यह भी थीटा कोण होगा। राइट। अब जरा देखिएगा, आप समझिएगा कि सदिश राशि का हम वियोजन कैसे करते हैं, ये आप समझिएगा। आपको मालूम होना चाहिए बल कैसी राशि है, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बेटा क्या वर्टिकल कंपोनेंट होता है। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर मान लो हमने क्या लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया और ये एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। मैंने यही पिक्चर यहां पर दर्शानी चाहिए। जरा ये देखिएगा, हमने आप सारे बच्चों को ये बताते रहते हैं कि क्षैतिज दिशा से जितना हॉरिजॉन्टल, ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या कहलाता है, क्षैतिज दिशा कहलाता है। क्या कहलाता है, ये वाला दिशा क्या कहलाता है, क्षैतिज दिशा कहलाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। क्लियर हुई बात की नहीं? क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। और ये वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। माय डियर, हिंदी में बेटा इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा बोलेंगे।
माय डियर ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक्स हो जाए तो माफ कीजिएगा। यहां पर जरा देखिएगा, ये मैंने फोर्स लगाया तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा। मैं सारे बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करता हूं कि जिससे थीटा जिस लाइन से अटैच होगा वहां पर कॉस थीटा, जिससे अटैच नहीं होगा वहां पे क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? आइए चलो देखते हैं कैसे हमने सोचा होगा कि ये वाला नीचे वाली लाइन हमारी एफ कॉस थीटा हो गई। एक थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ये बताओ, क्या यहां से एक लाइन अगर हम ड्रा कर दें तो क्या ये बताओ हमारा ओ ए बी क्या ये बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ना, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तुम जानते हो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। इसमें बेस हमारा क्या है, ये देखिएगा बेटा एफ है, ये बता रहा है, ये लाइन हमको क्या बता रही है, एफ के बारे में बता रही है, और हमको निकालना क्या है, बेस निकालना है। माय डियर तुम जानते होगे कि ये जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, और थीटा एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, बाकी बची हुई लाइन हमारी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। हिंदी में अगर बोले तो इसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, आधार, और इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है हिंदी में लंब बटे क्या होगा, आधार हो, वो सॉरी क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ए बटे के हो जाएगा। चाहे ए बटे के कहिए, चाहे बी बटे के, बी बटे एच कहिए, मतलब आप इसको समझिएगा। तो यहां पर बी अपान एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो बताओ बी बराबर अगर हमको ये वाली लाइन निकालनी हो, ए बी, ये बी, क्लियर, ये वाली लाइन निकालनी हो ओबी, तो ओबी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, कि किस तरीके से हमने ये आधार को, यानी इसका मतलब ये हुआ क्षैतिज घटक को हमने एफ कॉस थीटा कहा होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? तो यही चीज, इसी का कॉन्सेप्ट है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये जब फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा, राइट। और मान लो ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर लिया, ये यहां से उठ करके इधर की तरफ खिसक गया, तो हमने मान लिया है यहां से ये खिसका एस खिसक गया, राइट। कितना खिसक गया, एस खिसक गया। तो बताओ यहां पर अकॉर्डिंग टू वर्क डिफिनिशन W बराबर क्या होगा, क्या मैंने बोला था, बल गुणे बल की दिशा में तय किया गया विस्थापन। बताओ ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाएगा। माय डियर्स एरो हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में लगाएं, जिधर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी तरफ एरो लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर जरा भी गलती हुई तो समझ लो मामला पूरा खत्म हो जाएगा कंपटीशन एग्जाम में। क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां पे जरा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वर्क की डिफिनीशन से क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट in the direction of अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। मैं हिंदी बोलूं तो क्या हो जाएगा, बोलो, बल गुणे बल की दिशा में तय किया गया विस्थापन। तो बताओ बल क्या, देखिए विस्थापन तो हमारा इस दिशा में है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं माय डियर, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। क्लियर हुई बात की नहीं? तो ये तो एस हो गया, मल्टीप्लाई एस के ही डायरेक्शन में फोर्स। बताओ क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। एम आई राइट? जरा देखिएगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, W बराबर क्या आ गया बेटा, एफ एस कॉस थीटा। तुमने वेक्टर फल पढ़ा होगा, अदिश गुणनफल पढ़ा होगा। देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। बताओ ये क्या फोटोकॉपी है कि नहीं है, ऊपर वाला, यानी जो ए है वही एफ है, जो बी है वही क्या है, एस है। तो मैं क्या W बराबर क्या लिख सकता हूं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर मैं लिख सकता हूं। तो W का फार्मूला क्या आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं, W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो गया।
तो अगर कक्षा 11 के बच्चे से पूछा जाए कि वर्ग की परिभाषा क्या होगी, तो उसे बोलना चाहिए फोर्स बल सदिश तथा विस्थापन सदिश के बल सदिश तथा विस्थापन सदिश के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो क्लियर हुआ, एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या हो गई, इट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। माय डियर स्टूडेंट, हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। और हमारे हौसले को आप बढ़ाते रहिएगा ताकि मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आपको इसी तरीके से मस्त अंदाज में आपको फिजिक्स में सिखाता रहूंगा। आप बने रहिए रियाज सर के साथ और अध्ययन गुरु चैनल पर। तो इसी तरीके सीखते रहिए डेली। आप कक्षा 11 की इसी तरीके 20 मिनट की क्लास में आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा फिजिक्स आपके दिमाग में डालने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ग का डिफिनीशन, वर्ग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये तो आप परिभाषा लिख ही सकते हैं कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हुई बात की नहीं? अगर हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, बल सदिश तथा विस्थापन सदिश के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारी अध्ययन गुरु ऑफिस में ज्वाइन ऑफिस में आइएगा, वहां से इसका पीडीएफ ले जाइएगा। अगर किसी भी कोई प्रकार की समस्या है तो हम लोग इसकी पीडीएफ भी तैयार कर रहे हैं। तो टेक्निकल टीम पूरी लगी हुई है आपको पूरी सुविधा देने के लिए। तो इसी प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जुड़े रहिएगा अध्ययन गुरु के साथ। धन्यवाद। आज की क्लास में बस यही।